आज हम लोग करेंगे सेक्शन 157। सेक्शन 157 प्रोसीजर फॉर इन्वेस्टिगेशन। प्रोसीजर फॉर इन्वेस्टिगेशन कौन से वाले मामले में? ऑफ ए कॉग्निजेबल केस। कॉग्निजेबल केस में हम लोग जो देखेंगे इन्वेस्टिगेशन का प्रोसीजर देखेंगे सेक्शन 157। चलिए देखिए, निकालते हैं, रीड करते हैं हम लोग इसको। अब ये क्या कर रहा है, बहुत बड़ा सेक्शन है, ये कहना क्या चाह रहा है हम बोलते हैं, आप लोग समझिएगा। ये आपको कह रहा है सेक्शन 157, इफ फ्रॉम इंफॉर्मेशन receive or otherwise an officer in charge of a police station has reason to suspect the commission of an offence which he is empowered under section 156 to investigate, he shall forthwith send a report of a same to a magistrate empowered to take cognizance of such offence upon a police report, and shall proceed in person or shall डिप्यूट वन ऑफ हिज सबऑर्डिनेट ऑफिसर्स। बहुत बड़ा है, इतना नहीं पढ़ेंगे, बैरेट में है ही, आप लोग देख लीजिएगा, पढ़ लीजिएगा इसको। ये कहना क्या चाह रहा है हम समझा देते हैं। सेक्शन 157 सब सेक्शन 1 देखिए क्या कर रहा है। कह क्या रहा है कि अगर ऑफिसर इंचार्ज, इफ द ऑफिसर इंचार्ज ऑफ पुलिस स्टेशन हैज रीजन टू सस्पेक्ट द कमीशन ऑफ एन ऑफेंस, अगर उसके पास इस बात का रीजन है, ठीक है ना, कि कोई ऑफेंस हुआ है, सस्पेक्ट है किसी ऑफेंस के होने का, ऑन द बेसिस ऑफ एन इंफॉर्मेशन रिसीव्ड और अदरवाइज, किसी अपराध के होने का अगर उसके पास सस्पिशन है और इस बात का उसके पास कोई रीजन है, उसको कोई इंफॉर्मेशन मिला है या कोई और तरीके से, for which he is empowered to investigate under section 156, और उसके पास, पुलिस ऑफिसर के पास क्या अधिकार है? 156 में हम लोग पढ़े हैं कि अगर कॉग्निजेबल मामला है तो क्या करेगा वो? इन्वेस्टिगेट कर सकता है। पढ़े हैं ना 156 में? 156 में हाँ, अगर उसको एम्पावर किया, हाँ बिल्कुल ठीक, 156 में क्या है, उसके पास एम्पावर है कि क्या कर सकता है, वो इन्वेस्टिगेट कर सकता है, उसके पास इस बात का तो अधिकार है ही, तब भी वो क्या कर सकता है, तो कहता है देन ही शैल फोर्थविथ सेंड ए रिपोर्ट ऑफ द सेम टू द मजिस्ट्रेट। वो क्या करेगा? मजिस्ट्रेट को रिपोर्ट सेंड करेगा। ओके, कौन से मजिस्ट्रेट को, किस मजिस्ट्रेट को रिपोर्ट सेंड करेगा? तो कहता है उस मजिस्ट्रेट को जिसके पास यह अधिकार होगा, एम्पावर्ड टू टेक कॉग्निजेंस ऑफ सच ऑफेंस, जिस मजिस्ट्रेट को उस ऑफेंस का कॉग्निजेंस लेने का अधिकार रहेगा, ठीक है ना, सच ऑफेंस अपॉन पुलिस रिपोर्ट, जिस मजिस्ट्रेट के पास पुलिस रिपोर्ट पर उस अपराध के लिए कॉग्निजेंस लेने का अधिकार होगा, उसको वह क्या करेगा? रिपोर्ट सेंड करेगा। फिर उसके बाद फिर क्या होगा, तो इसी में सेक्शन में लिखा हुआ है, देयर आफ्टर ही शैल हिमसेल्फ इन्वेस्टिगेट, रिपोर्ट भेज दिया, फिर क्या करेगा? उसके बाद वह जो है, उसके पास तो इन्वेस्टिगेशन करने का अधिकार है ही, 156 में हम पढ़े हैं इस चीज को। उसके बाद क्या करेगा वो, कि उसकी जो है या तो खुद उसका इन्वेस्टिगेशन करेगा या अपने किसी सबऑर्डिनेट ऑफिसर से करवाएगा। ओके, ठीक है। और ये जो रिपोर्ट भेजता है मजिस्ट्रेट को, ध्यान समझिए, और ये जो मजिस्ट्रेट को रिपोर्ट भेजता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? पता है उसको क्या बोलते हैं? उसको हम लोग बोलते हैं अकरेंस रिपोर्ट। अकरेंस रिपोर्ट, OCCURRENCE, अकरेंस रिपोर्ट।
ओ डबल सी, फिर से लिख देते हैं, ओ डबल सी यू डबल आर ई एन सी ई, अकरेंस रिपोर्ट। द रिपोर्ट, हाँ, हाँ, तो हमको पता है ना कि इसका कौन कॉग्निजेंस लेता है, ये तो पता होता है कि किस अपराध का कौन सा मजिस्ट्रेट जो है वो उसका फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट ले रहा है, सेकंड क्लास मजिस्ट्रेट को कहां तक है अधिकार, तो ये तो थाने वाले को पता होता है। ठीक है, हाँ बिल्कुल, उसके पास होगा, लिस्ट है उसके पास। ठीक है ना, कौन सा कोर्ट किसके, कौन सा एफआईआर किस थाने का, किस थाने का एफआईआर किस कोर्ट में लगता है, इस सब शेड्यूल वो लिखा हुआ होता है, बना हुआ होता है। हाँ हाँ बिल्कुल, हम वही बता रहे हैं राहुल को। हाँ, आपको जानना क्यों है, आप जब कोर्ट प्रैक्टिस करने लगोगे तो जान जाओगे आप जब कोर्ट प्रैक्टिस, हाँ, नहीं ये तो सब जगह का अलग अलग होगा। ये तो अब आप मान लीजिए कि अपने डिस्ट्रिक्ट में आप प्रैक्टिस कर रहे हैं, आपके डिस्ट्रिक्ट में कितना थाना है, कितना टीओपी है, वो तो आप जानोगे ना। जब कोर्ट में प्रैक्टिस करने लग जाओगे, आप जाने लग जाओगे कोर्ट में, तो आप देख के बताओ, अच्छा कहाँ का, ऐसे कोई क्लाइंट आएगा पूछेगा कहाँ का ये मामला है, कहाँ पे एफआईआर करवाए थे, किस थाने के अंदर आता है, तो पता चलेगा कि इस कोर्ट में लगता है मामला, इस थाने का। लोअर कोर्ट की बात हम हाई, लोअर कोर्ट नहीं, मजिस्ट्रेट कोर्ट, लोअर कोर्ट नहीं, मजिस्ट्रेट कोर्ट। हाँ 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 हाँ, सेशन में तो बाद में जाता है। हाँ बिल्कुल, वही चीज समझा रहे हैं, वही सही बात, बिल्कुल सही, हम भी तो वही बोल रहे हैं कि ये चीजें, राहुल जब ये चीज, बाकी जो ऊपर का चीज है, जो ट्रायल बताएंगे ना, तब समझ में आ जाएगा। ठीक है ना, कि सेशन के पास कैसे चला जाता है मामला। ओके, हाँ, वो आप आगे थोड़ा सा आगे समझ में आ जाएगा, क्योंकि कोर्ट नहीं गए होंगे ना, इससे थोड़ा दिक्कत हो रही होगी, लेकिन जो कोर्ट गए हों समझ जाते हैं इस बात को। ठीक है ना, इसका प्रोसीजर है। ठीक है, तो इसको हम लोग अकरेंस रिपोर्ट बोलते हैं। क्लियर, ये सेक्शन 157 सब सेक्शन 1 क्लियर। हाँ, अब इसका क्या है, इसका ऑब्जेक्ट क्या है, 157 जो अभी पढ़े 1, इसका ऑब्जेक्ट क्या है, क्यों ऐसा किया जाता है, ऐसा करते हैं हम लोग, लेकिन लोग पढ़ क्या रहे हैं, प्रोसीजर फॉर इन्वेस्टिगेशन पढ़ रहे हैं, कॉग्निजेबल मामले के लिए पढ़ रहे हैं हम लोग। इसका ऑब्जेक्ट क्या है, अब देखिएगा इसमें लिखा हुआ होगा, हम उसे पढ़ को बता देते हैं आप लोगों को, ये चीज कहां से बन के आता है। इसका देखिए, इसका आगे जो नीचे लिखा हुआ है, ये जो प्रोविजन हम लोग पढ़े, दिस प्रोविजन इज डिजाइन टू कीप द मजिस्ट्रेट इन्फॉर्म्ड ऑफ द इन्वेस्टिगेशन सो दैट ही मे बी एबल टू गिव एप्रोप्रिएट डायरेक्शन अंडर सेक्शन 159। ये जो करते हैं हम लोग, इसका जो 157 में हम लोग जो कहे कि पुलिस रिपोर्ट भेजते हैं, एक रिपोर्ट भेजते हैं, मजिस्ट्रेट को भेजते हैं, इसको अकरेंस रिपोर्ट की बात हम कर रहे हैं। ये इसलिए ऐसा करते हैं कि अगर मजिस्ट्रेट को फिट लगता है, अगर मजिस्ट्रेट को सही लगता है, तो मजिस्ट्रेट 159 के हिसाब से क्या कर सकता है, कोई आपको एप्रोप्रिएट डायरेक्शन दे सकता है। ठीक है ना, अब 159 में देखिए क्या लिखा हुआ है, 159 में लिखा हुआ है पावर टू होल्ड इन्वेस्टिगेशन और प्रिलिमिनरी इंक्वायरी। देखिए 159 में, हाँ, इसके हिसाब से फिर आपको जो है यहाँ डायरेक्शंस जो है मजिस्ट्रेट आपको दे सकता है। इसलिए यहाँ पे लिखते हैं कि आप क्या करेंगे, इस तरह का रिपोर्ट भेज सकते हैं। इसी लाइन में अब सेक्शन 157 का 1 ही हम आगे और कंप्लीट करते हैं, सुनिएगा, बड़ा अच्छा सेक्शन है ये। नीचे का देखिएगा पैरा पढ़ रहे हैं,
to investigate the facts and circumstances of the case and if necessary to take measure for the discovery and arrest of the offender। यहां पढ़ रहे हैं प्रोवाइडेड दैट, आप नीचे लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है, यानी कि अब इसमें जो नीचे लिखा हुआ है, अब आप लोग सुनिएगा, आप लोग हेडिंग बना सकते हैं, लिख लीजिएगा, किस सर्कमस्टांसेस में, सर्कमस्टांसेस इन विच द पुलिस नीड नॉट इन्वेस्टिगेट। लोग पहले भी पढ़े थे, बताए हैं आप लोग को, एग्जांपल देकर कल समझाए थे आप लोगों को कि किस सर्कमस्टांसेस में, जो अभी प्रोविजो पढ़ने वाले थे अभी हम, इसमें लिखा हुआ है क्या कि सर्कमस्टांसेस इन विच द पुलिस नीड नॉट इन्वेस्टिगेट, उनको इन्वेस्टिगेट करने की जरूरत नहीं होती है, किन परिस्थितियों में। तो नीचे प्रोविजो पढ़ रहे हैं, समझिएगा इसको, लिख आप लोग ये प्रोविजो लिख लीजिए, इसमें बड़ा है, थोड़ा सा छोटा करके लिखा देते हैं, आप लोग लिख लीजिएगा, ब्रैकेट में कहीं लिख लीजिए या अंडरलाइन कर लीजिएगा। दो सर्कमस्टांसेस दे रखा है सेक्शन 157 में, ठीक है ना, जहां पे पुलिस जो है उसको जो है इन्वेस्टिगेट करने की जरूरत नहीं होती है, नीड नॉट इन्वेस्टिगेट, नहीं करना है इसको इन्वेस्टिगेशन। क्या है, तो सबसे पहला है, राइट डाउन कर लीजिएगा आप लोग इसको, सबसे फर्स्ट, when the information against any person, when the information against any person is given by name and the offense is not of serious nature। दोबारा बोल देते हैं, when the information against any person is given by name, अब हमको पता है कि अपराधी कौन है, ठीक है ना, किसने ऑफेंस किया है, किसी के नाम के अगेंस्ट में अपराध, ये नहीं कर रहे अननोन आदमी के द्वारा किया गया, हम कह रहे कि ये आकर हमको धमकाया, मिस्टर ए आकर हमको धमकाया, ओके। तो जब कहता कि जब आप इसको इंफॉर्मेशन दिया जाता है, व्हेन द इंफॉर्मेशन अगेंस्ट एनी पर्सन इज गिवन बाय नेम एंड द ऑफेंस इज नॉट ऑफ सीरियस नेचर, अगर ऑफेंस सीरियस नेचर का नहीं है। कल भी इसका एग्जांपल दिए थे राहुल, क्या करती है पुलिस, हाँ पुलिस क्या करती है बताए थे आपको। दूसरा लिखिएगा, दूसरा सर्कमस्टांसेस लिखिएगा, it appears that there is no sufficient ground for entering an investigation। ठीक है, अगर उसको लगता है कि इन्वेस्टिगेशन की जरूरत नहीं है, और इन दोनों कंडीशन में, दोनों सर्कमस्टांसेस में, जो ऊपर दो सिचुएशन बताए हैं अभी आपको, उन दोनों सिचुएशन में पुलिस नीड टू स्टेट रीजन फॉर नॉट एंटरिंग इनटू एन इन्वेस्टिगेशन। पुलिस ये बात लिखेगा कि क्यों इन्वेस्टिगेशन जरूरी नहीं है, क्या कारण है कि इसकी इन्वेस्टिगेशन नहीं होनी चाहिए। अब इसी में एक और प्रोविजो दे रखा है, बहुत अच्छा प्रोविजो है, इसको 2009 में इंसर्ट किया गया था, 2009 ईस्वी में इस प्रोविजो को इंसर्ट किया गया था। क्या है सुनिएगा, प्रोवाइड फर्दर दैट इन रिलेशन टू एन ऑफेंस ऑफ रेप, अगर रेप से जुड़ा हुआ मामला है, रेप से जुड़ा हुआ ऑफेंस है, the recording of statement of the victim shall be conducted at the residence of the victim। अगर उसका स्टेटमेंट लेना हो आपको तो आप उसके रेसिडेंस पर लेंगे, या इन द प्लेस ऑफ हर चॉइस
या उसकी मर्जी से लेंगे। जहां वो कहेगी कि हमको यहां स्टेटमेंट रिकॉर्ड करवाना है, इस जगह पे आपको वहां जाकर स्टेटमेंट रिकॉर्ड करना है। एंड एज फार एज प्रैक्टिकल बाय वुमेन पुलिस ऑफिसर, और अगर यह संभव हो, संभव ही नहीं, नेसेसरी भी ये चीजें हैं क्या, कि किसी महिला अधिकारी के द्वारा ही जो है इसकी रिकॉर्डिंग की जानी चाहिए, इन द प्रेजेंस ऑफ हर पेरेंट्स और गार्जियन, और जो विक्टिम है उसके पेरेंट्स या उसके गार्जियन उसमें वहां पे प्रेजेंट होना चाहिए, या कोई नियर रिलेटिव या कोई सोशल वर्कर उस लोकेलिटी का। अगर किसी रेप विक्टिम का अगर आप स्टेटमेंट रिकॉर्ड करवाना चाहते हैं तो उस कंडीशन में क्या है कि महिला अधिकारी के द्वारा ही होना चाहिए प्रैक्टिकली, अगर ये संभव है तो। उसके रिलेटिव्स या उसके जो गार्जियन हैं या उसके जो पेरेंट्स हैं उसकी उपस्थिति में होनी चाहिए स्टेटमेंट रिकॉर्ड, और या तो उसके रेसिडेंस पर लेंगे या उसके चॉइस की जगह पे जहां वह कहेगी वहां पे स्टेटमेंट रिकॉर्ड कराना है। क्लियर? चलिए, ये आपका 57 था। अब इसमें जो है आपको कोई खास इसमें चीज है नहीं, इंपॉर्टेंट चीज वही 159 जो हम लोग अभी जिक्र कर रहे थे कि 159 जो अभी हम जस्ट अभी कह रहे थे, क्या, पावर टू होल्ड इन्वेस्टिगेशन और प्रिलिमिनरी इंक्वायरी, ये इसके साथ हम लोग मिला के पढ़ते हैं। 159 क्या कह रहा है, अब ध्यान समझ लीजिएगा। अभी जिक्र किए थे 159 का, 157 के साथ 159 को देखते हैं ये क्या कह रहा है। 159 कह रहा है, इसमें कह रहा है कि 159 के हिसाब से मजिस्ट्रेट के पास दो पावर है। द मजिस्ट्रेट हैज द पावर, क्या क्या पावर है, तो सबसे पहला जो है, डिप्यूट एनी मजिस्ट्रेट सबऑर्डिनेट टू हिम टू होल्ड ए प्रिलिमिनरी इंक्वायरी, वह अपने नीचे किसी सबऑर्डिनेट मजिस्ट्रेट के, ठीक है ना, किसी मजिस्ट्रेट को वो क्या कर सकता है, डिप्यूट कर सकता है, जो उसका सबऑर्डिनेट है, कि आप एक बार इसकी जो है इंक्वायरी कर लीजिए, इस रिपोर्ट का आप इंक्वायरी कर लीजिए। ठीक है, इन्वेस्टिगेशन करने से पहले। इन्वेस्टिगेशन और इंक्वायरी में अंतर समझते हो? इन्वेस्टिगेशन और इंक्वायरी में क्या अंतर है? आप लोग इन्वेस्टिगेशन और इंक्वायरी में क्या अंतर है, हम पढ़ाए हुए हैं आप लोगों को, बताइए। अच्छा, इंक्वायरी इन्वेस्टिगेशन, चलिए ठीक है। इंक्वायरी, अब इन सब चीज़ों में कंफ्यूजन नहीं होने चाहिए, हम फिर से बता देते हैं, आप लोग ध्यान समझ लीजिए। हाँ, एकदम आसान चीज़ है, दिमाग में बिठा लो इस चीज़ को। इन्वेस्टिगेशन जो किया जाता है वह पुलिस ऑफिसर के द्वारा किया जाता है। इन्वेस्टिगेशन पुलिस ऑफिसर के द्वारा किया जाता है, और इंक्वायरी जो होता है वह मजिस्ट्रेट के द्वारा किया जाता है। ओके, पहला अंतर ध्यान समझ लीजिए, पहले समझ लीजिए बात को, उसके बाद बात कीजिएगा। इन्वेस्टिगेशन पुलिस ऑफिसर के द्वारा किया जाता है, इंक्वायरी मजिस्ट्रेट के द्वारा किया जाता है। इन्वेस्टिगेशन में एविडेंस कलेक्ट किया जाता है। जब भी हम लोग कहते हैं कि इन्वेस्टिगेशन करना है तो वहां पे एविडेंस कलेक्ट किया जाता है, और इंक्वायरी में किसी चीज की सत्यता को जाना जाता है, वो सही है या नहीं इस बात को जाना जाता है। ठीक है, एक एग्जांपल देके समझाते हैं, ऐसे समझिएगा। अब समझ लीजिए, अब सुन लीजिए पहले इस बात को। इन्वेस्टिगेशन वर्ड, जो इंक्वायरी का जो टेक्निकल वर्ड है वो समझ लीजिए पहले। इन्वेस्टिगेशन क्या बोले, किसी पुलिस ऑफिसर के द्वारा एविडेंस जब कलेक्ट किया जाता है, दैट इज इन्वेस्टिगेशन।
इंक्वायरी किसी मजिस्ट्रेट के द्वारा जब किसी चीज की सत्यता को जांचा जाता है। जैसे एग्जांपल देकर समझा रहे थे अभी आप लोगों को कि मान लीजिए कि अगर आप ये बात हमको कहेंगे कि सर हम जो है ना एडवोकेट हैं, ये रहा मेरा लॉ का डिग्री, आप हमको लॉ की डिग्री दिखा रहे हैं, तो अब हम क्या करेंगे, हम इसकी इंक्वायरी करेंगे कि आपका यह जो डिग्री है वह सही है या नहीं है। फॉर्ज डॉक्यूमेंट तो आप नहीं लगाए हैं, तो यहां हम इंक्वायरी करेंगे, इसलिए हम लोग डिपार्टमेंटल इंक्वायरी बोलते हैं। डिपार्टमेंटल इन्वेस्टिगेशन नहीं बोलते, जब एविडेंस की बात होती है तब इन्वेस्टिगेशन बोलते हैं, नहीं तो हम लोग क्या बोलते हैं, डिपार्टमेंटल इंक्वायरी बोलते हैं ना। क्या बोलते हैं, डिपार्टमेंटल इंक्वायरी है उस पर, यानी कि जो डॉक्यूमेंट है, जो कागज, जो ऑफिस में जो कागज पत्तर है उसकी सत्यता जांची जा रही है कि वो सही है या नहीं है। जैसे आपको कहे कि सर हम LLB पास हैं और हमको डिग्री दिखाए, तो हम इसकी इंक्वायरी अगर करेंगे तो हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि ये डॉक्यूमेंट सही है या नहीं है। अगर आप डॉक्यूमेंट सही है तो ठीक है, आप एडवोकेट है, आप सही बोल रहे हैं, दैट इज इंक्वायरी। इन्वेस्टिगेशन में क्या होता है, हम लोग जगह पे जाते हैं, फील्ड वर्क में पुलिस ऑफिसर जो करती है, और एविडेंस कलेक्ट करते हैं। हमको एक घटना है मेरे पास, हम उसका इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं, मतलब हम उसके लिए एविडेंस कलेक्ट कर रहे हैं। अब बात समझ में आई सबको? सुभाष जी, मनीषा, सुमन, सुदीप, हाँ हाँ, नहीं पर्सन से नहीं, आप अभी हम लोग प्रिलिमिनरी इंक्वायरी का मतलब यहां पे पढ़ रहे हैं, हम लोग ये प्रिलिमिनरी इंक्वायरी की बात कर रहे हैं, तब तो घटनाक्रम की केवल इंक्वायरी होगी, इन्वेस्टिगेशन तो बाद में पुलिस को बाहर जाना पड़ जाएगा। अभी हम एक कंप्लेन किए, ऐसे समझिए बात को, अभी एक हम कंप्लेन किए आपके पास, अब उस कंप्लेन की सत्यता जांचनी है हमको, तो बाय विटनेस करेंगे। समझ रहे हैं बात को? अभी हम, हाँ, ये हुआ प्रिलिमिनरी इंक्वायरी कि अभी हम आपके पास आए, आप मजिस्ट्रेट हैं, हम आपके पास गए और हम आपको कल भी एग्जाम्पल दिए थे इस बात का, हम आपके पास आए और बोले कि यह आदमी है, रोज आके हमको धमकाता है, शराब पी के हमको गाली गलौज करता है। अब ये चीजें इन्वेस्टिगेट करना है कि नहीं करना है। अब मजिस्ट्रेट क्या करेगा, कहेगा नहीं, आप एक काम करो, पहले जो आप बोल रहे हो, जो रिटर्न में हमको दे रहे हो, इसके लिए हम इसकी इंक्वायरी कर लेते हैं। तो कैसे करोगे, तो विटनेस ले आओ। तो 5 हम पड़ोसी को लेकर चले आएंगे, 5 पड़ोसी, मेरे सर ये पड़ोस में रहता है, पूछिए इससे, वो कहेगा हाँ ठीक है, रोज शाम को आता है, दारू पी के गाली देता है या रोज आके धमकाता है। दैट इज प्रिलिमिनरी इंक्वायरी। समझ रहे हैं? अब क्लियर हुआ? हाँ, जो सीरियस नेचर का नहीं है, तो इसलिए बोले जो सीरियस नेचर का नहीं है, हम लोग वहां डील कर रहे हैं इस चीज को ना, तब तो इन्वेस्टिगेशन की जरूरत हमको नहीं है, जो सीरियस नेचर का नहीं है हमारा। एक तो ये चीज हुआ। दूसरा, अगर मजिस्ट्रेट को लग रहा है कि नहीं सीरियस नेचर का है, हम 159 की बात कर रहे हैं, सेक्शन 159 में क्या पढ़े हैं कि 157 में क्या करेगा, 159 का डायरेक्शन जाएगा। तो 159 का क्या डायरेक्शन जाएगा, या तो मजिस्ट्रेट क्या करेगा, अपने सबऑर्डिनेट से उसकी इंक्वायरी करवा लेगा, उसको प्रिलिमिनरी इंक्वायरी बोलते हैं, वो करवा लेगा, या क्या करेगा सेक्शन 159 के हिसाब से क्या डायरेक्शन दे सकता है, डायरेक्ट कर सकता है किस बात का, इन्वेस्टिगेट बाय द पुलिस, इस बात का डायरेक्शन दे सकता है कि भाई इसकी इन्वेस्टिगेट करो, तुम इन्वेस्टिगेशन करो इसकी। क्लियर? हाँ, तो ये 157 में जो हम लोग डायरेक्शन दिया जा रहा है सेक्शन 159 का, वो चीज साथ में पढ़ रहे थे हम लोग। चलिए, ये इसमें कोई दिक्कत किसी को, सेक्शन 157 एंड 159? कोई दिक्कत नहीं ना यहाँ पे? चलिए नेक्स्ट देखिए, 157 हो गया, 158। अब 158 बहुत इंपॉर्टेंट चीज है नहीं। 158 कह रहा है कि जो रिपोर्ट है वो कैसे सबमिट किया जाएगा। तो एवरी रिपोर्ट सेंट टू ए मजिस्ट्रेट अंडर सेक्शन 157 shall, if the state government so direct, be submitted through such superior officer of police as the state government by general or special order appoints in that behalf.
प्रोसीजर लिखा हुआ कैसे कैसे रिपोर्ट जाएगा। तो जो सीनियर ऑफिसर रहेगा, जो सुपीरियर ऑफिसर रहेगा, जैसा स्टेट गवर्नमेंट जैसा डायरेक्शन दिया हुआ रहेगा उस हिसाब से रिपोर्ट जाएगा एज स्टेट गवर्नमेंट बाय जनरल और स्पेशल ऑर्डर। ओके, या अगर कोई अपॉइंट किया गया है इसी काम के लिए तो वो करेगा। ठीक। दूसरा है सच सुपीरियर ऑफिसर में गिव सच इंस्ट्रक्शन टू द ऑफिसर इन चार्ज ऑफ द पुलिस स्टेशन एज ही थिंक्स फिट एंड शेल आफ्टर रिकॉर्डिंग सच इंस्ट्रक्शंस ऑन सच रिपोर्ट ट्रांसमिट द सेम विदाउट डिले टू द मजिस्ट्रेट। प्रोसीजर लिखा हुआ बहुत इंपॉर्टेंट चीज है नहीं ये बात तो बाहर ऑफिस की चीज है। इसमें क्या है कि रिपोर्ट कैसे सबमिट करेंगे आप, तो कहता है कि एक तो स्टेट गवर्नमेंट का जैसा है आपके पास आया हुआ डायरेक्शन, या इसके बिहार कोई जो सुपीरियर ऑफिसर है वो कर रहा है, या सुपीरियर ऑफिसर क्या कर रहा है, ऑफिसर इंचार्ज को जिस जैसा डायरेक्शन दिया है उस हिसाब से जा रहा है, या कोई स्पेशल ऑफिसर इसी काम के लिए अपॉइंट हुआ है वो कर रहा है। क्लियर? कोई दिक्कत इसमें? बोलिए। हाँ, बस ये हमारा सेक्शन 159 हो गया। अब सेक्शन 160 आइए, 160 आइए। जो अभी हम बात कर रहे थे विटनेस का बात कर रहे थे हम लोग। सेक्शन 160 आइए, सेक्शन 160 पावर टू रिक्वायर अटेंडेंस ऑफ विटनेसेस। सेक्शन 160 या लास्ट सेक्शन पढ़ेंगे अभी हम, सेक्शन 160 160। अब देखिए इसमें क्या है, पुलिस का है ना, ये पुलिस वाले होगा। हाँ बिल्कुल, पुलिस ऑफिसर का। ठीक है, वेरी गुड। पुलिस ऑफिसर पावर टू रिक्वायर अटेंडेंस ऑफ विटनेस। अब तो पुलिस ऑफिसर का इसमें पावर बता रहा है कि वो विटनेस को कैसे जो है बुलाएगा। सुनिएगा, आप लोग राइट डाउन कर लीजिएगा। हम दो चार पॉइंट लिखवा देते हैं सेक्शन 160 का। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन है ये 160, जुडिशरी में पूछा गया है। इसको आप लोग राइट डाउन कर लीजिएगा, लिख लीजिएगा जरा। जब बोलेंगे लिखने तब लिखिएगा। एनी पुलिस ऑफिसर मेकिंग एन इन्वेस्टिगेशन अंडर दिस चैप्टर, ठीक है ना, कि इन्वेस्टिगेशन के दौरान कोई पुलिस ऑफिसर अगर उसको कोई विटनेस चाहिए गवाही देने के लिए, भाई आओ तो हम जांच करेंगे, बुलाता है, कॉल करता है, ठीक है ना, तो कैसे करेगा। तो सबसे पहला जो पॉइंट है आप लोग राइट डाउन कीजिएगा इसमें। सबसे फर्स्ट, ऑर्डर रिक्वायरिंग अटेंडेंस मस्ट बी इन राइटिंग। इस सेक्शन का क्या क्या एसेंशियल है बता देते हैं, सुन लीजिएगा। बैरेक्ट में अगर है तो आप लोग अंडरलाइन कीजिए, नहीं तो आप लोग राइट डाउन कीजिए। सबसे पहले क्या होगा, इन राइटिंग में होगा। ऑर्डर रिक्वायरिंग अटेंडेंस मस्ट बी इन राइटिंग। नेक्स्ट, दूसरा अंडरलाइन कर लीजिए इसको। दूसरा, पर्सन whose attendance is required must appear to be acquainted ACQUAINTED। फिर से बोलते हैं स्पेलिंग, सुन लीजिए। ACQUIANTED, acquainted with facts and circumstances of the case। दूसरा हो गया। तीसरा लिखिए, थर्ड नंबर, पर्सन resides within limits of the police station of investigating police or adjoining police station। अब इसका प्रोविजो भी है। क्या इसका प्रोविजो है? ये 2013 का अमेंडमेंट होगा प्रोविजो। हाँ बिल्कुल, 2013 का अमेंडमेंट है। इस पर हम लोग कल डिस्कस करेंगे। अभी से आप लोग खाली पॉइंट आउट लिख लीजिए, क्योंकि बड़ा है थोड़ा सा,
2013 का अमेंडमेंट है, इसका प्रोविजो है, क्या है प्रोविजो? तो पर्सन बिलो द एज ऑफ 15 ईयर्स, अगर 15 साल से नीचे का कोई बच्चा है, पर्सन बिलो द एज ऑफ 15 ईयर्स और एबव द एज ऑफ 65 ईयर्स, 15 साल से नीचे का कोई बच्चा है या 65 साल से ऊपर का कोई वृद्ध है, एक तो ये। दूसरा, अगर कोई वुमेन है, महिला को। तीसरा, मेंटली या फिजिकली डिसेबल पर्सन है, shall not be required to attend, उसको अटेंड करना, उसको बुलाना जरूरत नहीं है, वह जो है क्या होगा, अटेंड नहीं करेगा। ओके, आज हम लोग इतना ही रखते हैं इसको फिर नेक्स्ट क्लास में करेंगे इसको।